स्वागत आप सभी का कहानी कुर्सी की में एक बार फिर। मैं हूं सौरभ, स्टूडियो में राहुल महाजन जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौंगावकर जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम का अपमान, वो मुद्दा आपने तस्वीरों के साथ देखा। इस पर कांग्रेस की तरफ से अलग अलग नेताओं की सफाई भी आ रही, वो आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बातें कही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के युवाओं को बहुत बड़े संदेश दिए। देश के युवाओं को बरगलाने वालों से भी आज उन्होंने देश को आगाह किया और उनके लिए दिमागी नक्सल शब्द इस्तेमाल किया। अभी तक हम अर्बन नक्सल सुनते थे, लोग बात करते थे। आज उन्होंने दिमागी नक्सल किसके लिए कहा, जो देश को गलत राह पर देश के नौजवानों को डालने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी बात भी हम करेंगे। और आज उन्होंने बड़ी सीधी सीधी साफ साफ अपील एक बार फिर की देश की आधी आबादी मतलब महिलाओं को उनका राजनीतिक हक देने की। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक जो है इसको पारित करवाने में सभी राजनीतिक दल हमारा साथ दें। ऐसी अपील वो संसद से पहले कर चुके हैं, आज उन्होंने लाल किले से भी अपील की। लेकिन पहले आप ये देखिए, क्योंकि सभी लोग ये भी जानना चाह रहे थे कि ये जो जंतर मंतर पर हुआ, जिस तरीके से एक दबाव बना करके सरकार के एक मंत्री का इस्तीफा भी हुआ, क्या उसके बाद सीधे उस विषय को नाम ना लेते हुए भी लेकिन क्या छुएंगे प्रधानमंत्री अपने भाषण में? तो उन्होंने बिल्कुल ऐसी बात की। उन्होंने जब दिमागी नक्सल कहा तो लोगों का ध्यान सीधा उसी घटना की ओर गया। आप सुनिए। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मनोज कुमार शकील। प्रोफेसर साहब, दिमागी नक्सल, अर्बन नक्सल तो अभी तक प्रधानमंत्री भी कहते थे, अब वो आम राजनीतिक बोलचाल की भाषा में भी वो शब्द आ गया था। जो हथियार उठाए नक्सलियों को कवर फायर दे, एक किस्म से उन आइडियाज के लेवल पर उसी विचार को आगे बढ़ाए, उसको हम अर्बन नक्सल कहते थे। अभी दिमागी नक्सल कौन है? दिमागी नक्सल और अर्बन नक्सल दोनों एक ही है। एक ही है। और जब वो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो देखिए, जो फल होता है ना वो तो बाहर रहता है, लेकिन जड़ें जो है होती है जमीन में घुसी होती हैं। तो जो आप देख रहे थे विचार मूल है, और विचार का प्रतिफल आपको अर्बन नक्सल के रूप में आपको पूरा दिखाई देता था। उसको तो आपने काट दिया। जैसे आपने सरकंडा देखा है, सरकंडा को ऊपर से काटते हैं और छत बना देते हैं, उसका खत्म हो जाता है जीवन वहाँ पे। लेकिन फिर समय आने पर सरकंडा फिर खड़ा हो जाता है, फल फूल जाता है। मैं पूरी तरीके से मानता हूँ, और मैंने कई बार ये बात यहाँ भी कहा था कि जो जंतर मंतर का आंदोलन था वो छात्रों के नाम पर एक अराजक आंदोलन था। ये बार बार मैं कहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, सरकार क्या कहती है, संघ क्या कहता है, मुझे उससे कोई लेना, मैं उनका भी प्रतिवाद नहीं कर रहा हूँ। सबकी अपनी अपनी दृष्टि होती है देखने की। मेरी नज़र में वह एक अर्बन नक्सल का ही प्रस्फुटन था, जिसमें सन 370 की बात की जाती थी, सारी बातें की जाती। अब ये अर्बन नक्सल था कहाँ? ये पूरे कांग्रेस के इकोसिस्टम में घुसा हुआ था। आपने ध्यान दिया होगा, सलवा जुडूम पर एक जज ने क्या टिप्पणी की थी, उस पर संसद में बहस चली थी, एडिटोरियल्स लिखे गए थे। जज ने पूरी अपनी टिप्पणी में मार्क्सिज्म से रिलेटेड एक बुक का उदाहरण खाली कोट किया था कि नक्सलवाद फल फूल क्यों रहा है, क्योंकि गरीबी है, असमानता है और अत्याचार हो रहा है। तो इसी के कारण नक्सलिज्म यहां पर इस देश में फल फूल रहा है। और फिर एक मार्क्सिस्ट वर्जन ऑफ द हिस्टोग्राफी और एनालिसिस जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी का करते हुए जजमेंट दिया था,
उस समय अरुण जेटली जी ने और पूर्व कई एडिटर्स ने इवन उसका प्रतिकार किया था। ये जो अर्बन नक्सल है वो पत्रकारिता जगत में है, ये नक्सल जो है वो बुद्धिजीवी समाज के अंदर है, ये यूनिवर्सिटीज के अंदर है। यूनिवर्सिटी के अंदर वो एक ही प्रकार की विचारधारा को आरोपित करता था, एक ही प्रकार की रीडिंग को वो बच्चों को पढ़ाता था। वही मार्क्स, वही लेनिन, वही स्टालिन और उसी के आसपास, उसी की चौहद्दी में पूरा पॉलिटिकल लिटरेचर, सोशियोलॉजिकल लिटरेचर, इंग्लिश का लिटरेचर क्रिएट करके बच्चों, जंतर मंतर के पीछे जो फोर्सेस थी मेरा अपना मानना है कि प्रधानमंत्री का इशारा उस तरफ भी था, क्योंकि उस आंदोलन में मैं नहीं जानता कि प्रधानमंत्री ने उसी की तरफ इशारा किया है, बट मेरा ऐसा मानना है कि वो अर्बन नक्सल का ही एंड्रॉयड वर्जन था। जिन लोगों को एसआईआर पर एतराज था, बस 10 सेकंड लूंगा, जिन लोगों को एसआईआर पर एतराज था, जिन लोगों को इलेक्शन कमीशन पर एतराज था, जिन लोगों के आज के जुडिशियल जजमेंट पर एतराज चल रहा था, जिन लोगों को 370 पर प्रधानमंत्री के और नरेंद्र मोदी के जो खत्म कर दिया उस पर एतराज था, जिन लोगों को जो है वो आज जो है भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक जीत रही थी, उनसे ज्यादा जो चिढ़ मचा हुआ था, वे सारे लोग उस कार्यक्रम के हिस्से थे, वे सारे लोग इकट्ठे थे। कुछ लोग बाहर से सपोर्ट कर रहे थे, विदेशों से सपोर्ट कर रहे थे, वो अर्बन नक्सली ही थे। लेकिन जो भी बीजेपी का विरोधी है सबको तो दिमागी नक्सल नहीं कह रहे होंगे, प्रधानमंत्री भी नहीं कह रहे होंगे। नहीं, कौन आता है बिल्कुल नहीं। भाषा में मुझे नहीं पता, वो तो प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के लोग बता सकते हैं। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी के भाषण पर एक बात कहना चाहता हूँ कि इसके अलावा, ये दिमागी नक्सल के अलावा, उनका मोटे तौर पे पूरा भाषण नॉन पॉलिटिकल था, है ना? और पूरा उन्होंने जो भी उनका प्लान है, सोच है, विजन है, उस सब पर बात की। जैन जी को लेकर भी जो बात की है, तो वो एआई को लेकर बात की, 1 करोड़ बच्चों को ट्रेनिंग के लिए बात की। हालांकि मैं बार बार कहता हूँ कि हम एआई में 20 साल पीछे रह गए हैं, है ना? लेकिन जिस दिन भी चले, जब जागे तब सवेरा वाली बात है। अब कोशिश करें, और उन सब बातों पर मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री ने आज जितनी बातें कही है उसको लेकर, यदि पिछले 12 साल का एक्सपीरियंस करूँ तो मैं कह रहा हूँ कि एजुकेशन को लेकर ये सरकार बहुत सीरियस नहीं है एजुकेशन को लेकर। और मुझे इसलिए हैरानी होती है कि प्रधानमंत्री के जो प्लान्स हैं उसको लेकर सीरियस नहीं। जैसे इससे पहले का एक कौशल विकास का कार्यक्रम है, कौशल विकास का कार्यक्रम जितने % आप समझें वो फेल हो गया। स्किल डेवलपमेंट जिसे आप कहते हैं, तो वो स्किल डेवलपमेंट के बाद ही तो एआई पर भी आते हैं आप। पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी योजना शुरू की थी कि कंपनियों में बच्चों को ट्रेनिंग और इंटर्नशिप कराने की, वो फेल हो गई, है ना? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ नहीं आया जैसा सरकार ने सोचा था, तो मतलब फेल हुई ना। तो उसको मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने आज जितनी बातें की है उसके एग्जीक्यूशन पर काम करने की जरूरत है, उससे हम आगे बढ़ सकते हैं। दिमागी नक्सल और ये सब चर्चा है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सरसंघचालक और सरकार के बीच में कोई मतभेद है, क्योंकि सरसंघचालक ने तो ये सब बातों को खारिज किया और कहा कि वो देशभक्त हैं, उनके साथ आंदोलन चल रहा है, उनको देश विरोधी नहीं माना जाना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, वो सारी बातें उन्होंने की है। लेकिन मैं इस पर जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये फिर एक शब्द से आप पूरे प्रधानमंत्री का जो विजन है, प्रधानमंत्री जो काम करना चाहते हैं, उस पर हम लोग बात नहीं कर रहे। और मैं जोर देकर कह रहा हूँ ये कि सरकार को एजुकेशन पर काम करना चाहिए। ठीक है, नहीं वो उनके वो बाकी बयान भी हम सुनाने वाले थे, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा पॉलिटिकली लोडेड, इसलिए मैंने कहा केवल एक ही हिस्सा पॉलिटिकल, पहले हमने इसको छुआ। ठीक है, मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ कि एग्जीक्यूशन में इस सरकार का जोर नहीं है या फिर ये सरकार करती नहीं है। मैं सरकार के अंदर काम कर चुका हूँ। प्रधानमंत्री इतनी निटीग्रिटीज में जाते हैं कि अगर सपोज ये 1000 करोड़ रुपया किसी ने मांगा, ये मेरे सामने की बात है, तो 1000 करोड़ रुपया मांगा तो प्रधानमंत्री ये पूछते हैं बाकायदा पीपीटी के फॉर्म में, बताइए कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो अगर यही बात है, अगर हम एग्जीक्यूशन में अच्छे नहीं होते या हम एग्जीक्यूट अच्छा नहीं कर रहे होते, तो क्या हम मोबाइल फ़ोन में जो प्रोडक्शन है उसमें भाई 12 साल में 33% उसका हमने बढ़ गए हैं उसमें। रेलवे अगर हम देखें तो 100% जो है इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का देखें तो 13 लाख करोड़ इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, 7 गुना। हाँ, तो मैं ये डिफेंस प्रोडक्शन में आप देख लीजिए, हम 55 फोल्ड अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं पहले से। तो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, जो कि एक प्राइम सेक्टर है, मैं बोलता हूँ किसी भी कंट्री का ग्रोथ का प्राइम सेक्टर है, उसमें हम
कोशिशें कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जो बात इन्होंने जो ये कह रहे थे विजय जी, मैं समझा, वो स्पेसिफिकली नौजवानों को की बात रोजगार तक पहुंचाने के लिए जो स्किल्स की जरूरत है उस पर काम नहीं हो रहा, उसके एग्जीक्यूशन। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, आप जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कैसे करती है? वो सरकार पर निर्भर होती है क्या? बहुत ज्यादा स्कीम के लेवल पे निर्भर होती है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा जॉब्स को क्रिएट करती है। और जब मैन्युफैक्चरिंग में लोग जाते हैं तो वो खुद स्किल करते हैं लोगों को, यंगस्टर्स को खुद स्किल करते हैं। फैक्ट्री में ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने किसी आईआईटी से समझ लिया और फैक्ट्री में चले गए, तो फैक्ट्री में आपको खुद सिखाया जाता है कैसे करना। ये तो आदर्श है, मैं ये बोल रहा हूँ, ये अभी भी सिखाया जाता है, नहीं अभी भी सिखाया जाता है। केवल यही नहीं, केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, मतलब आईटी का सेक्टर ही नहीं या इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर ही नहीं, कमोबेश हर सेक्टर में हमारे यहाँ यही आरोप लगाया जाता है। आप कभी इंडस्ट्री के लोगों से बात करके देखिए, वो ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि बेरोजगारी की जो समस्या है वो ज्यादा इस वजह से है कि हमको स्किल्ड लोग नहीं मिलते काम के लिए। तो वही बात ज्यादा वो ये बात कहते हैं। मैं अभी हाल ही में मैं आपको एक एग्जांपल बता, हर आदमी किसी भी इंडस्ट्री में जाता है, वो इंडस्ट्री चलाने वाला आदमी कहता है कि हमको उसको ए से सिखाना पड़ता है। मैं अभी आपको एक एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं। साउथ कोरिया की कंपनी जिसको हाई टेंशन वायर्स लगाने थे अपने पूरे देश में, वो कहां लोगों को ढूंढ रही थी? हिंदुस्तान में अभी। तो क्या हम स्किल्ड मैन पावर नहीं देते? हम स्किल्ड मैन पावर गल्फ को देते हैं, हम स्किल्ड मैन पावर बाकी कंट्रीज को देते हैं, हम यूरोप में देते हैं, हम अमेरिका में देते हैं, स्किल्ड मैन पावर देते हैं। हाँ, जहां तक बात है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम क्या हमारे युवाओं को एकदम इंडस्ट्री रेडी क्रिएट कर रही है, शायद वो अभी बहुत दूर। इसमें एक लाइन और बोल दूं, अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात हुई, देश की अभी के जो ताज़ा आंकड़े हैं उसमें हम सबसे कम पैसा जो बजट में या हमारी जीडीपी में जो हिस्सेदारी है वो 19% है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। दुनिया का कोई भी विकसित 25% का टारगेट 25 कर लीजिए, जो 19% पर अभी है, और 53% हमारी जो हिस्सेदारी है वो सर्विस सेक्टर से है आज भी। तो सर्विस सेक्टर से देश आगे नहीं बढ़ सकता, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आगे बढ़ता जो है आज वो और इस पर ज्यादा काम किया सर। हाँ। जब उन्होंने वो आज शक्ति के सप्तधारा की और इलेक्ट्रिफिकेशन पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग से 70%। फिर इसका भी एक आंकड़ा देता हूं मैं, इसका भी एक आंकड़ा सर। वो जो बात आप कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री उस बात को बखूबी जानते भी है और बता भी रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री पर सवाल ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री का एग्जीक्यूशन जो लेवल है 2047 तक या कभी भी बगैर मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाए आप नहीं कर सकते। ये प्रधानमंत्री ने बड़ा साफ साफ कह दिया जब वो ये कहते हैं कि हमको केवल बाजार नहीं बनना है, हम केवल मार्केट नहीं है, मैन्युफैक्चरर बनना है। मैं आपको उसका भी एक आंकड़ा, एक छोटा सा आंकड़ा मैं देना चाहूंगा, एक छोटा सा आंकड़ा कि जहां तक हम कहते हैं कि हमें मैन्युफैक्चरर बनना है, इस वक्त भी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जिसे हम कहते हैं नॉन पेट्रोलियम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, हम जो है 37 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं और ये मल्टीफोल्ड बढ़ा है पिछले 10-12 सालों में। तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात, मैं आपको नॉन पेट्रोलियम कह रहा हूं, वो मैन्युफैक्चरिंग हुई सब, वो आप ठीक कह रहे हैं। वो बात हो रही है कि आप वो अभी आंकड़ा आया कि जीडीपी में सर्विसेज का कितना वो है, हिस्सेदारी है, शेयर है, और उनका मैन्युफैक्चरिंग हम पहले से उसी है वो बढ़ोतरी है। आपकी बात करूं, देखिए एक बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पहले ग्लोबलाइजेशन की बात होती थी और कहा जाता था कि इंटरडिपेंडेंस वर्ल्ड है, लेकिन कोविड ने उस चीज को तोड़ दिया है और दुनिया के सारे देश, चाहे वो अमेरिका हो, इशारा किया, उन्होंने नाम नहीं लिया कंट्री का, लेकिन दुनिया के जितने देश हैं आप देख लिया, WTO एक समय 1990 के अंदर आया था और ये वेस्टर्न वर्ल्ड का था WTO क्रिएशन। उनको लगता था कि ग्लोबलाइजेशन में हमारी कंपनियां जो जाकर के थर्ड वर्ल्ड कंट्री में डाका डाल देगी, एक एम्पायर के तौर पर खड़ा हो जाएगी, और हम लोगों ने भी भारत के अंदर जो है वो स्वदेशी जागरण जो है वो मुद्दे लेकर के आए और स्वदेशी जागरण के मुद्दे के साथ लेफ्ट भी साथ आकर के खड़ा था। अब जाकर के प्रधानमंत्री ने कहा कि चूंकि पूरी दुनिया अपने के लिए बात कर रही है, अमेरिका अपने के लिए बात करके मेक अमेरिकन ग्रेट, ब्रिटिश अपने लिए बात कर रहा है, वो ब्रेक्सिट यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल आया, सब अपने अपने की बात कर रहे हैं, तो हम भी दुनिया के बाजार बनकर के अब नहीं रहेंगे,
हम दुनिया के 5 बड़ी कंपनियों में शामिल होना देखना चाहते हैं। भारत की कंपनियां, फार्मा की कंपनियां जो है वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में होने चाहिए। हमारे यूनिवर्सिटीज होने चाहिए, हमारे इंडस्ट्री होने चाहिए, हमारे गुड्स हर फील्ड में होने चाहिए और ये सारे मेड इन इंडिया होना चाहिए। हम बाजार बन करके नहीं रहे, ये महत्वपूर्ण बात। अच्छा, दूसरी एक बयान अगला प्रधानमंत्री का और सुना दें। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा जो युवाओं के लिए अभी लोग जितनी बात हम लोग कर रहे हैं उसमें उन्होंने आज सेमीकंडक्टर्स और एआई की खास तौर पर बात की और उन्होंने एआई पर और एम्फेसिस देते हुए कहा कि 1 करोड़ युवाओं को हम एआई स्किल्स की ट्रेनिंग देंगे। ये बड़ी घोषणा है प्रधानमंत्री की। इसके अलावा उन्होंने ये समझते हुए कि आज के दौर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रेशर युवाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर कितना होता है और उसमें कोचिंग की कितनी बड़ी भूमिका है। अब आजकल कोचिंग माफिया शब्द भी बड़ा फ्रीली इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो वो परिवार जो महंगी कोचिंग, अच्छी गुणवत्ता वाली कोचिंग या तो उनको उन तक पहुंच नहीं है या उनकी या वो बहुत महंगी है, उनकी रीच से बाहर है, रीच के बाहर उनके लिए उन्होंने कहा हम फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था भी करेंगे। जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। मैं देश को, नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा, ये युवाओं को सशक्त किया है। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर है और देश के नौजवानों को उसने नई ताकत दी है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। जी समीर जी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का अगर पूरा भाषण, पूरा परिप्रेक्ष्य में अगर मैं अपन इसको देखें तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने हर क्षेत्र को छुआ और जो सबसे ज़्यादा फोकस मुझे लगता है उनका रहा है कि क्वालिटी प्रोडक्ट के ऊपर। उन्होंने कहा भाई लोकल फॉर वोकल बनिए और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाइए कि दुनिया में जो आप देने जाओ तो आप दुनिया को क्वालिटी दो। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई दुनिया की फॉर्च्यून के 500 कंपनी में कम से कम 50 कंपनी तो भारतीय होना चाहिए। दुनिया के 50 बड़े बैंक में कम से कम 5 बैंक तो भारत के होना चाहिए। कम से कम 10 बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी में कम से कम 2 तो भारत के फार्मास्यूटिकल कंपनी हो। टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में तो कम से कम भारत का नाम आओ। और सबसे बड़ी बात उन्होंने 2036 को लेकर जो कहा है कि ओलंपिक मेजबानी की तैयारी को लेकर एक वो बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने की है कि भाई हम ओलंपिक की दावेदारी करेंगे। और साथ में उन्होंने कहा कि भाई कई ऐसे खेल हैं जिससे भारत के युवा आज तक नहीं आए, मतलब भारत का कोई रैंकिंग नहीं है उसके अंदर, भारत पार्टिसिपेट करने की स्थिति में नहीं है। तो पूरे भारत के अंदर गांव-गांव में एक टैलेंट सर्च चलाया जाएगा जिसमें जो खिलाड़ी 5 से लेकर 15 साल तक जिस खेल में उसकी योग्यता नजर आएगी वह उसको प्रशिक्षित करने का काम किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि बड़ी घोषणा थी। एआई को लेकर जो 1 करोड़ 1 साल के अंदर कहा है, ये भी कोई बड़ी मुझे लगता है कि एक बड़ी घोषणा थी प्रधानमंत्री की कि 1 साल के अंदर 1 करोड़ युवाओं को हम जो एआई ट्रेनिंग देंगे। इसे भी एक बड़ी प्रधानमंत्री की घोषणा के रूप में देखता हूं। और जहां तक बात है कि जो दिमागी नक्सल के बारे में जो प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, मुझे लग रहा है वो कांग्रेस मानसिकता की बात कर रहे थे। युवा को लेकर उन्होंने इस तरह का जिक्र मुझे लगता नहीं किया होगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने युवाओं को लेकर पहले अपने इंस्टा अकाउंट भी बोल दिया, उसके बाद मोहन भागवत जी ने कहा, तो मोहन भागवत जी के कहने के बाद प्रधानमंत्री मोदी मुझे नहीं लगता कि वो उन युवाओं को दिमागी नक्सल के रूप में संबोधित करेंगे। मुझे लगता है उन्होंने कांग्रेस मानसिकता के लोगों को कहा होगा कि जिस तरीके से
कांग्रेस को कहा कि अर्बन नक्सल है, वैसे ही इसको ये दिमागी नक्सल है। मतलब बेसिकली कि जिस तरीके से हर काम में अड़चन डालना, हर काम को रुकावट डालना। और ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई अफवाह कैसी फैलाई गई थी कोरोना के समय, अफवाहें कैसे फैलाई गई थी कि भाई पेट्रोल नहीं मिलेगा, आपको डीजल नहीं मिलेगा, आपको गैस नहीं मिलेगी। ये नकारात्मक लोग हैं, इनसे बचने की जरूरत है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने उस बात की ओर जिक्र मुझे लगता है इस बात को लेकर किया है। एक अब पॉलिटिकल रेफरेंस के तौर पर एक वही बात बड़ी बात थी, बाकी उन्होंने महिला आरक्षण की जरूर बात की। बिल्कुल नहीं, एक और भी बात किया। कौन सी? 2014 से ये बात उन्होंने बार बार दोहराया और कई बार उनके भाषण में आया है। जो शब्द ज़्यादा शब्दावली का प्रयोग किया उन्होंने, शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। शायद 24 या 26 बार उन्होंने शब्दावली का प्रयोग किया है। दूसरी बात उन्होंने बार बार ये कहा कि जो 5-7 दशकों में नहीं हुआ, ये पिछले 12 वर्षों के अंदर हुआ है। जितनी हमने रफ्तार दी है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का मामला हो, नल से जल जो है वो 11 गुना हमने बढ़ाया है, बिजली जो है उसमें हमने, घर जो है हम 3 गुना रफ्तार से ज़्यादा बढ़ाया है। तो बार बार एक चीज़, पहली बार ऐसा लगा इस बार प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा ऊर्जावान थे। अब वो किस कारण से थे मुझे नहीं मालूम है। कई बार ये भी होता है कि जो लगता है कि हम जो है वो अपनी बात को ज़्यादा ताकत से हम कहने के लिए, लेकिन पूरे 76 मिनट का भाषण हुआ है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि प्रधानमंत्री सुस्त हैं। और एक कंट्रास्ट जरूर दिखाया कि जो पहले की सरकारें थी और जो अभी हमने जो 12 साल के अंदर किया है, चाहे वो स्वच्छता अभियान को लेकर के हो, नल से जल को लेकर के हो, हाउसिंग को लेकर के हो, शौचालय को लेकर के हो, सारी बातों को लेकर, स्किल डेवलपमेंट को लेकर के हो, तो सबका एक तुलनात्मक अध्ययन भी वो भी क्या उन्होंने ये भी कहा कि जो काम 5-7 दशकों में नहीं हुआ वो आपको 5-7 सालों में करना है। आने वाले 5-7 साल में हमें इतनी रफ्तार से काम करना है। और जब एक लाइन बोलूं ना सर, ये बहुत अच्छी बात आपने की, वो इंपॉर्टेंट बात है प्रधानमंत्री की जो मैंने कहा भी योजनाओं पर। लेकिन एक बेसिक कंट्रास्ट देखिए ना, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम 500 जो बड़ी कंपनियां फॉर्च्यून दुनिया की, उसमें हमारा नाम नहीं है, फार्मा कंपनियों में नाम नहीं है। ये सच बात है, लेकिन हमारा नाम तो 100 देश की, दुनिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें भी नहीं है। तो जब तक वहाँ हम नहीं आएंगे, यूनिवर्सिटीज़ में जब तक नंबर 1 पर, नंबर 10 में, 10 में नहीं आएंगे, तब तक फॉर्च्यून कंपनियों में नहीं आ सकते। एक बेसिक आपको नींव पर काम करना पड़ेगा। एजुकेशन जो है सबसे बड़ा सेक्टर है, और जैन जी का जो वो परेशानी है वो पेपर लीक की नहीं है, ये एक गंभीर मुद्दा है। मतलब मैं कोई आलोचना के तौर पर नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि जब उसका बेसिक क्या है, रूट कॉस्ट ये है ना कि हमारी एजुकेशन सिस्टम पर प्रॉब्लम है। उस पर जब तक काम नहीं होगा तब तक आप 500, ये नहीं हो सकता कि ऊपर फल आ जाएंगे नीचे जड़ कमजोर रहेगी। और वो आपको लगता है एड्रेस नहीं हुआ अभी तक? नहीं, एड्रेस नहीं हुआ है अभी तक। प्राइम मिनिस्टर उस पर एड्रेस कर रहे हैं, ये AI उसी का हिस्सा है ना, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप होगा। आप सोचते हैं कि 5 साल में हम 500 फॉर्च्यून कंपनियों में 50 हो जाएंगे और यूनिवर्सिटी में नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है पहले यूनिवर्सिटी में होना पड़ेगा। पहली बार देखिए, देश जो है ना, इस भाषण से नहीं, पिछले 10-12 सालों में देश जो है वो गोल को लगाकर काम कर रहा है। हाँ। ये हमारा लक्ष्य है, हमें यहाँ लक्ष्य सामने रख के काम कर रहा है। 2047 देश ये जो लक्ष्य हैं ये पूरा करने में और देश को एक राह देने में मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और इस सरकार की अचीवमेंट